नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश भर में इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और इस मुद्दे पर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए कहा कि इसकी देश में जरूरत नहीं है। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने का बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने इसके साथ ही बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत की घटनाओं को रोकने की मांग करते हुए कहा कि इससे देश कमजोर हो रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष एवं हैदराबाद के सांसद ने कहा, हमारे देश में भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल खड़ा कर दिया है और मुसलमान धैर्य और साहस नहीं खोते हैं। संविधान के भीतर रहकर इस उत्पीड़न से लड़े हैं और इसी कड़ी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। बोर्ड का कहना है कि इसे लागू करना संविधान सम्मत नहीं है। सरकार का काम धार्मिक मसलों को आम राय से हल करने का होता है, न कि उन मसलों में पेचीदगियां पैदा करना। बोर्ड ने इसे लागू करने से पहले सभी धर्मगुरुओं से ड्राफ्ट पर चर्चा करने की अपील की है और यह पत्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मोइन अहमद खान ने लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि संविधान में सभी धर्म के लोगों को अपने रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने की अनुमति है। मुस्लिम समुदाय को आजादी के पहले से यह अधिकार प्राप्त है। कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। एक कानून एक देश को लेकर के अब लगातार जिस तरीके से जंग छिड़ी है, कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इस कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का जिक्र करें तो उत्तराखंड सरकार भी इस कानून को लाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पूरे मसौदे को लेकर के अपनी पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है। तो एक देश से कानून को लेकर के अब देश भर में सियासत छिड़ी हुई है। सभी राजनीतिक दल इस कानून को लेकर के अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगातार लगे हुए हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं। मुकेश दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरहात अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरहात अली जी मुस्लिम महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, सबसे पहले फरहात अली जी आपका रुख करेंगे। इस कानून को लेकर के दरअसल ये कोई नया मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन अब जब कुछ राज्यों में इस कानून को लाने की पूरी तैयारी हो रही है, पूरा मसौदा तैयार हो रहा है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर केंद्र सरकार भी इसका ब्लूप्रिंट जारी कर सकती है। तो अब इस पर यह सियासत जो छिड़ रही है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं और इस कानून को या कानून के लिए आपकी क्या राय है?
देखें, सबसे पहले तो यक्सा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जिसको हम बोलते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ और इतने बढ़िया देश में रहता हूँ जहाँ सभी धर्मों का और तमाम समाज का सम्मान किया जाता है। अब रह जाती है राजनीतिक बात या शरीयत की बात। शरीयत में दखल अंदाजी हो या किसी भी धार्मिक मसलों में दखल अंदाजी हो तो उसके धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो उसको जरूर उसका विरोध करते हैं, और उसका जो पीछे का मोटो होता है, जो उसके पीछे का क्या कहते हैं सच होता है, उसकी जानकारी लेने से बिल्कुल बेबहरा हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें उसको नजरअंदाज करते हैं। अब रह जाती है कॉमन सिविल कोड की। तो लाजमी सी बात है कि जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो वो व्यक्ति विशेष खास तौर से मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। जैसे जनसंख्या नियंत्रण है तो वो खाली मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। जैसे अन्य कानून जो बने वो मुसलमानों पर, NRC, CAA जैसे, सब लोग हम लोगों को ये बहका देते हैं, भटका देते हैं कि खास तौर से मुसलमानों के लिए बनाया गया है, जबकि देश में और संप्रदाय हैं और धर्म भी हैं हिंदू धर्म के अलावा, जो सब स्वागत करते हैं और बड़े चैन और सुकून से रहते हैं। लेकिन हमारे चैन और सुकून को कुछ राजनीतिक दल, हम तो सरकार से आपके टीवी के माध्यम से निवेदन करेंगे कि जब भी इस तरीके का कोई प्रावधान हो और राय लेना हो तो हमें ये माने कि हम अपनी कानून और सरकार के पक्ष में खड़े हैं और अपने इस्लाम का और अपने ईमान का और अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि जिस देश में रहो, उस मुल्क, ये है हमारे यहाँ, जिस मुल्क में रहो उसके कानून का पालन करो। रमजानुल मुबारक चल रहा है, ओवैसी जी उसको किस किस अंदाज में लिखे बताएं, किस किस अंदाज में कहें, ये ओवैसी जी का अपना नजरिया है। जब एक कानून बनेगा किसी के लिए, जैसे धारा 307 है कि या चोरी की सजा है, हमारे यहाँ सजा होती है और सऊदी अरब में हाथ काट दिया जाता है, तो लाजमी सी बात है उस वक्त में ओवैसी जी या हमारे धार्मिक विद्वान कहाँ चले जाते हैं कि हम तो मुसलमान हैं साहब, सऊदिया में हाथ काट दिए जाते हैं तो हमें सजा क्यों दे रहा हो, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान बहुत पुख्ता है, हमने चोरी की थी, हमारा हाथ काट दो। आएंगे आपके पास, फराज जी आएंगे। वो दरअसल वहां पर वो सियासत नहीं कर पाएंगे ना, वहां उनको कोई सियासी फायदा नजर नहीं आएगा। वहां जानते हैं कि आवाज उठाएंगे तो आवाज का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से अपना यहाँ पर जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो सेकते रहते हैं। रत्नाकर जी, आप इस कानून का समर्थन करते हैं? देखिए पहले चीज तो मैं ये कहूंगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाने की बात कह रही है सरकार, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लाए, लेकिन उसके पहले लाने से पहले उसमें जो चीजें हैं, जैसे आप समझिए एक बात को कि हर धर्म की कुछ अच्छाइयां होती हैं, तो उन अच्छाइयों को लेकर के और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों से राय मशवरा करके, और किसी भी धर्म के, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, या कोई भी धर्म का आदमी हो, किसी भी धर्म का अहित ना हो, और समाज कल्याण के लिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन रही बात कि अभी तक ना वो स्पष्ट है कि वो ड्राफ्ट क्या है उसमें और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। तो जब तक उसका ड्राफ्ट और सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम उसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये हम इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। समाज के हित के लिए अगर कोई भी कानून आता है अगर, तो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें किसी भी समुदाय का अहित नहीं होना चाहिए और हर समुदाय की प्रबुद्ध लोगों की बातें उसको सुनना चाहिए और समाहित करना चाहिए, मैं यही कहूंगा। नहीं तो इसमें कहाँ किसी का हित हो रहा है भाई? एक कानून एक देश अगर आ रहा है तो इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि किसी का अहित हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि प्रबुद्ध लोगों से, इन मुस्लिम के कुछ ठेकेदारों से, मुस्लिम समुदाय के जो ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, जो बने हुए घूमते हैं, ओवैसी जैसे लोगों से राय मशविरा ले सरकार, इनसे चर्चा करे। अरे जब ये साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं भाई, अभी आपने सुना, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए ऐसा कानून, और आपको पता है जब अरे वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, उनके साथ ही जो ठेकेदार और बने हुए हैं ना,
कुछ मौलाना मौलवी भी है, स्टैंड हो सकता है, मैं उनके पॉलिटिकल स्टैंड पे मैं कुछ नहीं कुछ मौलाना, कुछ मौलवी, कुछ इमाम ऐसे है ना, सुन लीजिए, हम वही कह रहे हैं जिनका आप कह रहे हैं ना, जिनको चर्चा के लिए बैठाने के लिए, वो अपने आप को काबा के इमाम से भी ज्यादा बड़े समझते हैं अपने आप को। आप बात तो मानिए मेरी। पॉलिटिकल लोगों को भी शामिल करिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवैसी को ही शामिल करिए, या अन्य मुस्लिम नेता है जो समुदाय की पॉलिटिक्स करते हैं तो उनको ही शामिल करिए। मेरे कहने का ये मतलब जरा भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये प्रबुद्ध लोग, मैंने पहले भी कहा है, समाज के प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन जो बुद्धिजीवी, सुन लीजिए रत्नाकर जी, और उनके साथ चर्चा करके और एक बात फाइनल करिए, फिर आप उस कानून को लागू करिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सरकार देखिए सलाह लेती है, वो बाध्य नहीं है सरकार कहीं पे भी कि वो तो कह रहे हैं वो कहना ही है। लेकिन अगर आप सलाह लेते हैं बुद्धिजीवी वर्ग से, बुद्धिजीवी जिस भी ईसाई समुदाय में जाइए वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं, उनसे सलाह लीजिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुछ जरूरत है अपने ठीक है। समाज के बारे में। अरे हम समझ गए भाई, हम समझ गए। मुझे इसमें कहीं कोई शंका नहीं लग रही है कि ऐसा कुछ लाया जाएगा। अगर एक देश से कानून लाया जाएगा तो उसमें सभी के साथ, जैसे अभी फराज जी ने कहा कि वो केवल मुस्लिमों के ऊपर नहीं थोपा जाएगा, वो सभी के लिए एक देश एक कानून। हम कह क्यों रहे हैं भाई, सभी लोगों के लिए समान कानून होगा। और आपने कहा इन बुद्धिजीवियों से चर्चा करिए, उन बुद्धिजीवियों में भी तमाम सारे ठेकेदार हो जाएंगे। वो कहेंगे हमको क्यों नहीं बुलाया, वो कहेंगे हमको क्यों नहीं बुलाया। भाई इतने बड़े हम इमाम हैं, वो अपने हम सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए फराज, सुन तो लीजिए, बात तो मानिए। यहाँ बहुत ऐसे इमाम हैं जो अपने आप को, मैंने कहा ना कि काबा के इमाम से भी ज्यादा अपने आप को बड़े मानते हैं, बड़ा समझते हैं। अरे जो कानून इंडोनेशिया जैसे देश में नहीं है वो हमारे यहाँ, उसकी क्या जरूरत है भाई। और आपने कहा ना कि इन चर्चा को कर लीजिए। हिंदू कोड बिल जब लाया गया था हिंदू, अरे सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए रत्नाकर जी, पहले सुन लीजिए। हिंदू कोड बिल लाया गया था तो किसको, किन बुद्धिजीवियों को बैठाल के बुलाया गया था, किनसे चर्चा की गई थी, जरा आप बताइए। बैठाल के चर्चा की गई थी क्या? और उसका फायदा कितना मिला, किसको किसको मिला, आप नहीं जानते क्या? उसका फायदा इंदिरा जी को भी मिला है, इंदिरा गांधी जी को भी उसका फायदा मिला है। अगर हिंदू कोड बिल नहीं आता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब की रॉयल्टी इंदिरा गांधी जी को नहीं मिलती। अगर हिंदू कोड बिल नहीं आता तो इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन का वो कुछ हिस्सा जो ट्रस्ट को नहीं दिया गया वो इंदिरा गांधी जी के नाम नहीं होता। आपको नहीं जानकारी क्या इस बात की? नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, उस समय किससे चर्चा की गई भाई? और इससे अगर इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को फायदा हो सकता है ऐसे कानूनों से, तो आप सोचिए वो दबे कुचले। आप बाबा साहब अम्बेडकर का एक संविधान बनाया उन्होंने, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी भी लागू किया जा सकता था जब उन्होंने ये संविधान बनाया, लेकिन उन्होंने समुदाय के ऊपर छोड़ दिया, धर्म के ऊपर छोड़ दिया कि वो चीजें, एक क्लॉज भी वहां पे दिया है उन्होंने। आर्टिकल 14 है शायद, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी, लेकिन वो कुछ आर्टिकल है जिसमें कि उसमें ये भी अधिकार है कि आप जो है किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज नहीं थोप सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, तो वो संविधान के तहत आता है। कोई संविधान का आप जिक्र दे रहे हैं ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा आर्टिकल मुझे नहीं याद आ रहा रत्नाकर जी, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 47 मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। उसमें यह भी बताया गया है कि एक देश में एक कानून, ये भी बताया गया है उस संविधान। वो आर्टिकल को आप नहीं ध्यान देंगे, उसका आप जिक्र नहीं करेंगे? योगेश जी मेरी बात सुनिए, सरकार को ना जहाँ पे अपना फायदा नजर आता है वहाँ पे यूनिफॉर्म चीजें नहीं, गलत बात। मैं आ रहा हूँ, उसका जवाब लेंगे, उसका जवाब मुकेश जी से लेंगे, उसका जवाब रत्नाकर जी आ गए, आपकी पूरी बात आगे आएंगे, एक कमेंट लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम ये कतई नहीं कहते हैं कि हिंदू कोड, ये जो कॉमन सिविल कोड बिल लाया जा रहा है ये किसी के अहित के लिए होगा, ये सभी के लिए होगा और एक समान होगा। आप रत्नाकर जी, आप इसका भले ही विरोध करें, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं स्वतः बता रहा हूं, मैं इस बिल का मैं तो कह रहा हूं आज नहीं, आप बाबा साहब का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं जब ये हिंदू कोड बिल लाया गया था तभी एक देश एक कानून हो जाना चाहिए था उसी दौरान, और उसी का खामियाजा है जो आज ये इतना लतीफी हो रही है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। यह देश जो है संविधान के नियम कानून के हिसाब से चलता है। अगर संविधान में अगर कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये लाने की कवायद कर रहे हैं या लाने जा रहे हैं, तो उसमें जो संविधान के तहत किसी के ऊपर थोपा ना जाए, वो भी एक धारा है, एक क्लॉज है, तो उसका भी ध्यान रखकर
लोगों से राय मशवरा करके, बुद्धिजीवी वर्गों को बिठा करके समाज के हित में होने वाली चीजों को ध्यान में रख करके सरकार ये फैसला करे। हम विरोध या पक्ष नहीं ले रहे हैं किसी का। जब तक ये ड्राफ्ट बनेगा नहीं, तब तक उस ड्राफ्ट के बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा उसका समाज के ऊपर, किसी भी समुदाय के ऊपर, तब तक उसका विरोध और पक्ष नहीं लिया जा सकता, समर्थन नहीं किया जा सकता। ठीक है रत्नाकर जी, आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया, आप उसी पे अड़िग हैं। और मुझे लगता है जिन बुद्धिजीवी को आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि संसद के अंदर, सदन के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कि आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, और उन सबको पता है। और मुझे लगता है कि सरकार इन सारे बुद्धिजीवियों से चर्चा मशवरा करके ही ये ड्राफ्ट बनाएगी। जरूरी नहीं है कि इन ठेकेदारों को बुलाए और उन ठेकेदारों को, बुद्धिजीवी का जिनके आप कहते हैं, वो अपना हित और कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल का या उनका संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है, और वो उनके हित की बात करते हैं, वो आम लोगों के हित की बात नहीं करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुक करेंगे सीधा मुकेश दीक्षित जी का। मुकेश जी, सारी बातें अपनी जगह और सारी बातें ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है कि आपको दरअसल ऐसा ही वक्त क्यों याद आता है जब चुनावी माहौल होता है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से आपकी बात का खंडन करता हूं कि यह हमारा भारत देश जो है ये लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर साल भर नहीं, पूरे 5 साल किसी न किसी व्यवस्था के तहत चुनाव होते रहते हैं। तो ये आपका आरोप बिल्कुल गलत है कि जब चुनाव आता है तभी हम इसको लागू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जो हम लोगों की संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत एक कार्रवाई है। जी योगेश जी, ठीक है, अच्छी बात है। आपने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया है और देश में चुनाव, ठीक है। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं कुछ, रत्नाकर जी? देखिए, ये चुनाव जब आता है ना तो इनको याद आ जाता है हिजाब। ये चुनाव आता है तो इनको याद आता है ये भाषा। ये इनको याद नहीं आता है कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है। देश में ज्यादातर 16 राज्य जो है बिजली संकट से जूझ रहा है। ये सारी चीजें इनको नहीं याद आती है। इनको हिजाब, आजाद, हनुमान चालीसा, इन्हीं सब चीजों से देश चलने वाला है क्या? आप संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, ये हिजाब और हनुमान चालीसा से देश चलने वाला है? अरे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों में जरा ध्यान रखिए और उस पर काम करिए। 16 राज्यों में कोयले की कमी है जिसकी वजह से बिजली खपत नहीं हो रही है। चला गया है। अब आप कहूंगा इनको जरा कहूंगा। बोलिए बोलिए मुकेश जी, एक सेकंड रुकिए, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। मुकेश जी आपसे जवाब लेंगे। हाँ बोलिए रत्नाकर जी। देखिए ये यूनिफॉर्म की बात करते हैं, एक देश एक कार्ड, एक राशन कार्ड, एक वोटिंग कार्ड। हाँ, तो ये क्यों नहीं एक टैक्स की बात करते हैं, तो ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाते हैं? जरा ये मुझे बता दें। आप सुविधा की राजनीति करते हैं, जहां पे आपको सुविधा लगता है वहां पे आप अपना राजनीति करते हैं। आप पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाइए। ये आज आप टीवी पे बैठे हैं, आप अनाउंस करिए। रुकिए रत्नाकर जी, अब रुकिए रत्नाकर जी, रुकिए। एक बहुत छोटा सा कमेंट मुकेश जी का लेंगे, उसके बाद बताते हैं। जीएसटी के दायरे में लाए आपकी, जब तक 2014 तक सरकार रही, क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में लाए? आपको भी लाना चाहिए था। अरे यही मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी का विरोध कर रहे थे, आपने देखा है वो चीज? आज वो जीएसटी का विरोध कर रहे थे, आज जीएसटी लाए, लेकिन पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे। भुगत कौन रहा है? जनता भुगत रही है। 27 लाख मुकेश जी को पता नहीं थी शायद। एक सेकंड रत्नाकर जी रुकिए, आप रोक रहे हैं आपको। रत्नाकर जी रुकिए, मुकेश जी को शायद पता नहीं था जीएसटी बीजेपी की सरकार आने के बाद आई है। वो कह रहे हैं आप क्यों जीएसटी में नहीं लाए थे। मुकेश जी जान लीजिए आप कि जीएसटी जो है बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी ने लाई है। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे ये बढ़ेंगे। रत्नाकर जी, आपने कहा कि
राजनीति कर रही है बीजेपी। ये हम कभी नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति नहीं करती है ऐसे मुद्दों को ला करके, लेकिन देश क्या सुनना चाहता है, देश की जनता आज के समय में क्या चाह रही है, इस बात को इन राजनीतिक दलों को सुनना मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है, और तभी वो राजनीति में सरवाइव कर पाएंगे। और जिसे भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि देश आज के समय में क्या मांग रहा है। और आप हर चीज का विरोध करना अच्छी बात नहीं होती। मुझे लगता है कि इस कानून पर सबके एक सर्वसम्मति होनी चाहिए थी, सबको एक स्वर में बोलना चाहिए था, हां ये कानून बिल्कुल ठीक है, इससे किसी जनता का नुकसान नहीं है। सुन लीजिए रत्नाकर जी, सरकार को जो लाना है वो ला करके रहेगी, वो ला लेगी, वो इतनी ताकत में है, आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप नुकसान अपना खुद का करा ले जाएंगे, कहां, जनता के बीच में। 3 मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, और यह मुद्दा दरअसल भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, यह मुद्दा जनसंघ का था। राम मंदिर, धारा 370 और एक देश एक कानून, 2 मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने हल कर दिए। और तीसरा मुद्दा यह है, इसे भी वो चाहेगी, जिस दिन चाहेगी वो अपने समय को अनुकूल देखते हुए इस मुद्दे को भी हल कर देगी, और इसका नुकसान आपको बहुत बड़ा उठाना पड़ जाएगा। रत्नाकर जी, इस बात को आज आप नोट कर लीजिए। देखिए योगेश जी, कांग्रेस पार्टी जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ती है, और संविधान के दायरे में जो चीजें आती है उसके हिसाब से कहती है, और उसके हिसाब से संघर्ष करती है और लड़ाई लड़ती है, जनता की लड़ाई लड़ती है। विडंबना यह हो गया है, आज भारतीय जनता पार्टी जो शासन सत्ता में बैठी हुई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आज इनको दम्भ हो गया है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। आज ये देश को रंग के आधार पे बांटने का काम कर रहे हैं, हरे और भगवे में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देश को ये अजान और हनुमान चालीसा में बांटने का काम कर रहे हैं। सत्ता की बात कभी नहीं लड़ी, ये अगर यही था, आप रूढ़िवादी बना रहे हैं कि समाज को आप प्रगतिशील बना रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उसके बाद में आपकी गवर्नमेंट वहां बनी, आपने इसको वहां से हटा नहीं पाया। एक ही लोग बोलेंगे जी, समाज को ये रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, पोशाक के आधार पे, खाने पीने के आधार पे ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भाषा के आधार पे भी अमित शाह जी ने देश को बांटने का एक जो है सगुफा पेश कर दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। आज चर्चा इसी पे करेंगे। आते हैं एक कमेंट ले लेते हैं फरहत अली खान जी का। फरहत अली जी, अभी चर्चा हुई, रत्नाकर जी ने कहा कि हिंदू कोड बिल लाया गया, उस पर जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि संविधान का हवाला दे दिया। भाई संविधान में यह भी तो कहा गया है कि एक देश और एक कानून होना चाहिए, यह भी संविधान में कहा गया है। धर्म की जहां अधिकार दिए गए हैं तो वहां यह भी दिया गया है। अगर हम उस आर्टिकल को देखते हैं तो इस आर्टिकल के लिए हम अपनी आंखें क्यों बंद कर सकते हैं? और फिर हमने शुरुआती दौर में ही कहा कि सबसे बड़ा देश मुस्लिमों का इंडोनेशिया जैसा, वहां क्यों नहीं ये चीज लागू है? वहां क्या दिक्कत आ रही है भाई? क्या सबसे ज्यादा यही भारत देश में ही जरूरत है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे? वहां पर धार्मिक भावनाएं नहीं ठेस पहुंच रही हैं, जहां पर मुस्लिम ही मुस्लिम आबादी है। जी फरहत अली जी। जनाब देखें, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो बात करता हूं तो लाजमी सी बात है, मुकेश दीक्षित जी हों या रत्नाकर जी हों या प्रियव्रत जी हों, किसी को या विमर्श को बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई को सच्चाई की तरीके से बोलना चाहिए। हम लोग जो है वो, आप हमें इसीलिए बिठालते हैं कि हम बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। जैसे कॉमन सिविल कोड है जो लागू किया जाना है और किया जाएगा। मैं अपने उलमाए हिंद कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है, और हमारा जो ये अपना बोर्ड है
और ओवैसी जी हैं, इनसे ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहले अपने यहाँ धर्म में, हमारे यहाँ मजहब में तो एक कानून कर दो कि सऊदी अरब में अलग ईद होती है, पाकिस्तान में अलग होती है, मलेशिया में अलग होती है, और हिंदुस्तान में मुंबई में ईद हो जाती है और दिल्ली में ईद नहीं होती। पहले जो हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड है, पहले वो अपने अंदर एक संगठन तो बना ले कि एक ईद का ऐलान होना चाहिए और एक ही तारीख में ईद होना चाहिए। आजकल लेटेस्ट जमाना चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम बादलों के पार भी देख सकते हैं, हम जमीन के नीचे भी देख सकते हैं। हम लोग जो हैं वो हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, मतलब मानवता को सृष्टि के संरचनाकार ने सबसे अफजल बनाया है, उसको अक्ल सलीम अता की है, उसमें साइंस बनाई। आज हम साइंस को नकार देते हैं, ये तो कॉमन सिविल कोड जो बनने जा रहा है उसको नकार रहे हैं। तो पहले हम मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए अपने धर्म के हिसाब से। धर्म क्या होता है सर? धर्म भी एक कानून होता है जीने, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, धर्म को भी तो हम कानून ही मानते हैं। हम नमाज टाइम पे पढ़ते हैं, हम इंसानियत को बढ़ावा देते हैं। तो जब ऐसे कानून को, हम इतने सख्त कानूनों को मानते हैं, तो फिर भारत में एक कानून बने, उसको सभी लोग माने, तो उसमें खास तौर से राजनीतिक दल हमें क्यों शामिल करते हैं? बताते हैं फराज जी, यहाँ पर रोकेंगे, वक्त तो चला दरअसल एक छोटे से ब्रेक का। ये राजनीतिक दल आपको इसलिए शामिल करते हैं और इसलिए आपके हित की बात करते हैं, जबकि वो हित नहीं होता है, वो आपका नुकसान करने के लिए ही ये आपकी आवाज बनने का ढोंग करते हैं और अपने सियासी फायदे का ये पूरा समीकरण बनाते हैं। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। फराज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी जनाब, जैसे अभी मीट वाला हो जाता है, अजान वाला हो जाता है, नकाब वाला हो जाता है, सर इसको हम मुसलमान तो थोड़ा सा विरोध करके छोड़ देते हैं, लेकिन राजनीतिक दल उसे हथियार लेते हैं और हथियार बना लेते हैं, और हम लोगों को इसी तरीके से जलील और पार किया जाता है कि हम जैसे नकाब मुद्दे से मेरा फोन आने लगा सर। मैं जी आप अपनी बात कंटिन्यू करके फराज जी। जी तो कहने का मेरा मकसद ये था कि सर इसको हमें हथिया दिया जाता है और हमें जो है वो भड़काया जाता है। अभी जैसे एनक्रोचमेंट था, अरे एनक्रोचमेंट हट रहा है, मस्जिद थोड़ी हट रही है। अगर मस्जिद के आगे हम बहुत बड़ी संख्या उसमें जगह घेर लेंगे तो वो लाजमी सी बात है कि उसको हटना ही हटना है। लेकिन क्या करें, हमारी बदनसीबी कह दो कि हमारा मुसलमानों में कोई रहनुमाई ही नहीं है। हमारा जो ये अपने पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी हमारी बातें छोड़ देता है, ओवैसी जी जो है वो भी हमें छेड़ देती हैं। अरे हम दबे कुचले मुसलमान हैं, हमारे देश में अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो मैं गारंटेड कहता हूँ एएनबी चैनल के माध्यम से कि हम सब लोग यक्सा सिविल कोड को मानेंगे। इन लोगों की बातों में भड़काने में मत जाओ, क्योंकि यहाँ में भड़का देते हैं, हम सड़कों पे निकल आते हैं। ठीक बात हम अनपढ़ मुसलमान होते हैं सर, हम धर्म को भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, हम सरकार को भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, हम सिर्फ पेट भरने को जानते हैं कि हम रोजी रोटी अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। तो आपके माध्यम से कहूंगा कि हाथ जोड़ करके मैं विनती करूंगा कि हम जो है वो कॉमन सिविल कोड के सरकार के पक्ष में खड़े हैं। सरकार हम पर दया करे और इन जैसे लोगों को सख्त कार्रवाई करे और जेल भेजे, वरना ये हमारी जिंदगी, हमारा जीना दूभर कर देंगे। और एक चीज आप भूल गए, ईश्वर और अल्लाह भी इन्हें सद्बुद्धि दे, जो ऐसे लोग हैं ये उनको नहीं मानते सर, ये तो अगर मानते तो आज भी बात। ठीक बात कह रहे हैं, तो ऐसी बातें ही नहीं करते। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आते हैं रत्नाकर जी के पास। चाहता हूं साहब कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे जो अल्पसंख्यक और वक्फ बोर्ड के जो मंत्री हैं दानिश अंसारी जी, उन्होंने इसका
इसके लिए बहुत खुल के बात की। और ये सिविल कोड जो सिविल यूनिफॉर्म कोड जो आ रहा है वो सभी समाज के लिए, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, पारसी समाज हो, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। हाँ, ये जरूर है कि जितने पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनका जो एकाधिकार है वो जरूर खत्म होगा। और जो महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, वो भी इसमें उनको भी सम्मान मिलेगा। तो इसलिए जो है, ये जो विरोधी पार्टियां ये चीज फैला रही हैं कि में अड़ंगा लगा रही हैं, तो वो बिल्कुल निरायत गलत है। पहले वो जा करके हर समाज में जाकर के बात तो करें कि कौन तैयार है कौन नहीं तैयार है। हमारा ये मानना है कि 80-85% लोग, हर समाज के लोग इसके लिए सिविल यूनिफॉर्म कोड के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पुर्तगाल शासन काल में गोवा में सन 1961 में भारत में एक ऐसा राज्य गोवा है जहां पर पुर्तगाल शासन काल में सन 1961 में सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया था। आज भी वहां यूनिफॉर्म कोड लागू है। क्या वहां पर कोई दिक्कत मुस्लिम समाज को आ रही है? क्या ईसाई समाज को कोई दिक्कत आ रही है? क्या पारसी समाज को कोई दिक्कत वहां पे आ रही है? मैं समझता हूं वहां पर कोई किसी को समस्या नहीं। केवल ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि किस तरीके से, अब मुद्दा तो इनके पास कोई है नहीं आज की डेट में, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे मुद्दे इनके ध्वस्त कर दिए हैं। और अभी जैसा कि रत्नाकर जी कह रहे थे कि जनता के बीच में हम जनता की लड़ाई लड़े हैं और भाजपा कभी जनता, अगर जनता की लड़ाई आपने लड़ी होती तो ये जनता आपको कुर्सी से उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक देती। आपने सिर्फ, आपकी रत्नाकर जी, आपकी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के हक की लड़ाई लड़ी है, बाकी जनता के हक में कभी लड़ाई नहीं लड़ी। इसीलिए आपको जनता ने उठा करके नीचे फेंका। 70 साल का शासन में जनता ने ही बिठाया था हमें। जी, जब समझ पाई जनता तो आपको उखाड़ के भी फेंकने का काम जनता ने किया है। हाँ, रत्नाकर जी देखिए, मेरे भाई जो बात कह रहे थे और कह रहे थे कि इन लोगों का जो जीत है ना, ये जीत जो इन लोगों ने जीता है, कहीं भी कोई भी मुद्दा होता है, अगर उसमें अगर देखिए हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को अगर पूरा, मुझे बोलने दीजिए आप, मैं बोला जनता की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है, ये पार्टी आपको पूरा समय जनता की बोलने के लिए। रत्नाकर जी की सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपका उस पर जवाब ले लेंगे। देखिए योगेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इनको अगर कोई भी, हम जैसे आईना दिखाते हैं, विरोधी पक्ष है, हम जहाँ पे नीतियों में कमी दिखेगी, जहाँ पे अगर हमको दिखेगा कि ये जनता के हित में नहीं है, हम जरूर बोलेंगे, जरूर आवाज उठाएंगे। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला हित का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, हम जरूर आवाज उठाएंगे। इनके पास उन मुद्दों पे बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होता है और ये सीधा से आ जाते हैं कि हमको जनता ने क्यों चुना। अरे आपको जनता ने चुना तो आपको सर्टिफिकेट और लाइसेंस थोड़ी तो दिया कि आप गैस पेट्रोल का डीजल बढ़ाते जाइए, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई बोलने वाला है। जनता ने आपको चुना है जनता के हित में काम करने के लिए, और अगर आप जनता के हित में नहीं काम करेंगे तो आने वाले चुनाव में जनता आपको सबक सिखा देगी। कभी हम भी 400 से पार थे, सब लोकसभा की सीटें हमारी भी 400 से पार थी। तो ये सब में मत रहिए कि जनता आपको आजीवन आपको सत्ता दे के रखी है। जब तक आप जनता के हित में काम करेंगे तब तक जनता आपको सर आंखों पर बिठा के रखेगी, नहीं तो जनता आपको हटा देगी। ये जनता जनार्दन होती है। रही बात मेरा, देखिए ये अभी कह रहे थे कि हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि योगेश जी मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में भी ये बहुत बखूबी तरीके से अपनी बातों को रखा है कि जब तक ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार न हो जाए, जब तक उनके प्रभावों के ऊपर हम लोग कोई आकलन नहीं कर पाए, जब तक हम जो भी बुद्धिजीवी है उनके व्यूज में आए, हम कैसे कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा है या बुरा है। चलिए ठीक, ये तो अभी मैंने पहले भी कहा कि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अब जब आप लेके आएंगे तब हम उसको स्टडी करके हम बताएंगे। आज लोकसभा में भी कोई, अरे सुनिए तो सुनिए, आप लोकसभा में भी कोई अगर कानून बनाना चाहते हैं तो लोकसभा में भी बकायदे उस पर चर्चा होता है। हर आदमी पक्ष विपक्ष में बात रखता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाती है चीजें, उसमें क्या सही है क्या गलत है वो डिस्कशन होती है, उसको निकाला जाता है, करेक्शन किया जाता है, फिर जाकर वो कानून बनता है, पास होता है, फिर कानून बनता है। तो ये तो अभी आपने शुरुआत किया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर आप लाइए मोस्ट वेलकम,
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो ईसाई समुदाय का हो चाहे इस्लाम समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, आप कोई भी कानून लेके आइए, आपका मंशा जो है पवित्र होना चाहिए। आपकी मंशा ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने धर्म की चीजें जो है दूसरों के धर्म के ऊपर थोपें। इसका विरोध हम करेंगे। आपकी मंशा सही होनी चाहिए, जनता हित के लिए काम होना चाहिए। मैं जानता हूँ, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि अगर देखिए योगेश जी, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे धर्म में उसको लोग उससे उब चुके हैं। तो अगर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो लोगों को उन चीजों से निजात मिलेगी। तो ये एक अच्छा पहलू है। तो अच्छी चीजों को, हर धर्म में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, उन अच्छी चीजों को आप समाहित करिए उसमें, और जनता के लिए फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बना करके और उसको लागू करिए। कौन विरोध कर रहा है? आप सुन लेकिन लीजिए आप सिर्फ रत्नाकर जी, आप सुन लीजिए, वो मंशा आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और फिर करेंगे, और आप भी देखेंगे जब इसका एजेंडा क्लियर हो जाएगा, पूरी किताब इसकी खुल जाएगी, इसमें क्या क्या रखा गया है, कौन कौन से एजेंडे, कौन कौन से मुद्दे हैं ना, तब भी कांग्रेस इसका विरोध करेगी। आज इस बात को लिख लीजिए आप। ये तो डीएनए में है। अरे रुक जाइए भाई बीजेपी, आप अरे रुक जाइए भाई मुकेश जी, आपके भी डीएनए में था। आप अभी आपको गिनाने लगेंगे ना। देखिए आज कॉमन सिविल कोड पे मैं बात कर रहा हूं, आपके भी डीएनए में विरोध करना है, ऐसा नहीं क्या? अरे विपक्ष का काम है विरोध करना भाई, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि विरोध उन मुद्दों को लेकर के कीजिए जो जनता के लिए गलत फैसले हों। सुन लीजिए रत्नाकर जी, एक सेकंड, आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा। आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा। बिल्कुल देंगे योगेश जी, मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा। हाँ बिल्कुल देंगे। आप पूरी आपको पूरी बात रखने का मौका देंगे, मुकेश जी को भी देंगे। देखिए तब भी आप विरोध करेंगे, मैं आज कह रहा हूं, और देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। मुझे जितना लगता है कि जब तलाक का मामला आया था सामने, कितना हो हल्ला मचा था, कितना कहा गया था, बड़े बड़ी बातें कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा आने वाले चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर पर उठा लिया गया था उस समय मुद्दा। क्या हुआ? मुस्लिम माताओं ने, मुस्लिम बहनों ने क्या किया? उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके ऊपर जिस तरीके से ये तलाक नाम का कलंक कहेंगे जो थोपा गया था, वो हटाने का काम इस सदन ने किया है, और वो हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए मुस्लिम माताओं और बहनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना प्यार लुटाया बीजेपी पर। तब भी तो हो हल्ला मचा था। और जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तब मैं चर्चा में हमेशा एक बात कहा करता था, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि ये राजनीतिक रंग देने का काम कर रहे हैं विपक्षी दल। मैंने उनसे भी पूछा था उस समय, और पूछते थे कि कौन सा ऐसा आंदोलन, जन आंदोलन हुआ है, केवल यूपी नहीं, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल नहीं, पूरे देश में कौन सा ऐसा जन आंदोलन हुआ है जिसमें राजनीतिक दलों ने हिस्सा नहीं लिया हो। और वैसे ही आज हम पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कानून या कौन सा ऐसा नियम इस देश में आया हो तो उसका विरोध नहीं हुआ हो। आ जाएंगे ऐसे लोग, चाहे 5% आए, 10% आए, 15% आए, लेकिन आएंगे, विरोध करेंगे। उनको यह नहीं पता होता है कि हम विरोध कर किस चीज का रहे हैं, लेकिन उनके मानसिकता में फिट कर दिया जाता है कि आप इसका विरोध करिए क्योंकि आपके लिए ये नुकसानदेह है। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या नुकसान है, इससे क्या फायदे हैं मेरे। धरना देना है, केवल धरना पे बैठना है बस। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल का, क्योंकि समय के अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, जो नीतिगत जनता के लिए फैसले लिए जाए उस पर विपक्ष को भी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होना चाहिए और एक सुर में, सरकार के सुर से अपने सुर को मिलान करना चाहिए।
और अगर कहीं सरकार भटकती है तो मैंने हमेशा कहा है कि विपक्ष को एसी यानी वातानुकूलित कमरों में नहीं बैठना चाहिए, सड़क में बिल्कुल ऐसे उतर जाना चाहिए कि सरकार को विवश कर दे, उस फैसले को पीछे, उस फैसले से पीछे हटने में, अपने कदम पीछे हटाने में, क्योंकि जनता के हित के लिए सरकार का चयन होता है और जनता इसीलिए सरकार का चयन करती है। और विपक्ष का काम इसीलिए होता है कि अगर जब सरकार भटकती है तो उसको सद्मार्ग दिखाने का काम करे। इसलिए हम कहते हैं। रत्नाकर जी आपको समय पूरा देंगे, एक कमेंट यहां पर फरहाद जी का ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। फरहाद जी, क्या हमने ये जो बातें बोली क्या वास्तव में क्या कटु वचन है क्या मेरे, ये क्या ये मेरी गलत बातें हैं क्या? भाई उस समय क्या था, अंग्रेजों के शासनकाल में आप कभी भी किसी के साथ भी, किसी उम्र के साथ लड़की के साथ आप ब्याह कर सकते थे, शादी कर सकते थे, यही तो था अंग्रेजों के समय में। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने उसके बाद जाने से पहले क्या किया कि उसमें बदलाव लाने की कोशिश की कि एक समय सीमा निर्धारित हो बहनों की, माताओं की, जो लड़कियां हैं उनकी बहनों की, कि भाई इस समय सीमा, इस आयु वर्ग के बाद ही इनकी शादी हो पाएगी या इनसे हम शादी कर सकते हैं। उस समय विरोध नहीं उठा था क्या? उस समय भी विरोध उठा था, और उस समय विरोध उठा था। वो हमारे पूर्वज हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं करते, उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए, जहां गलत अगर कोई आवाज उठाएगा, वो चाहे हमारे पूर्वज हो चाहे किसी के पूर्वज हो, गलत है तो गलत है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था, कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, पंडित जी गलत साबित हो गए। हम इसलिए कहते हैं कि विरोध हर चीज का होता है, लेकिन विरोध किसका करना चाहिए यह हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। फरहाद जी, जितने अच्छे युवक हैं, मेरा मानना है कि उतनी बुजुर्ग सोच है आपके अंदर, जिसको मैं सलाम करता हूं कि इतना अच्छा वहां से बैठकर विश्लेषण करते हैं। और हमसे नहीं सीखते, हम लोग आपसे सीखते हैं। लेकिन जहां पर होगी, सच्चाई होगी, वहां पर उसका विरोध जरूर किया जाएगा। मतलब हर कोई कड़वी चीज जो फायदा देती है वो अच्छी नहीं लगती, ऐसी सच्चाई भी अच्छी नहीं लगती और उसका करने लगते हैं जी। इस वक्त में जो हमारा देश है, मेरा मानना है सरकार बीजेपी की हो या सरकार की हो, जो भी सरकार चला रही है देश की, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं, अनपढ़ मुसलमान भाई हैं, पसमानदा दलित मुसलमान भाई हैं, उन तरफ से आपकी भारत की सरकार और आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि अच्छा सिविल कोड लागू होगा, उसके देश के मुसलमान उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि जो पुरानी भ्रांतियां थी, जो दकियानूसी बातें थी, वो सब खत्म होने की कगार में है। जैसे अभी पहले मिसाल दी जाती थी कि एक कहानी थी कि एक खरगोश था और वो एक कछुए से रेस लगा ली उसने, और वो खरगोश नहीं और कछुआ जो था वो जीत गया। आप में आ गया नहीं, इसमें कछुए का दोष कोई नहीं, इसमें कछुए का दोष कोई क्या होता ही नहीं, खरगोश कोई। ये वो वक्त है जब सब लोग जाग रहे हैं, और अब जो भ्रांति फैलाने वाले जो दकियानूस, चाहे धार्मिक विद्वान हो चाहे हमारे पॉलिटिकल विद्वान हो, उनकी बातों में अब हम आने वाले नहीं हैं। अब क्योंकि अब दूध का दूध, पानी का पानी होने लगा है। पहले लोग कहते थे कि शराब तले अंधेरा होता है, अब ऐसी लाइटों का निर्माण हो गया कि आप चिराग के पीछे भी उजाला होता है और आगे भी उजाला होता है। तो मिसालें बदली हैं, परंपराएं बदली हैं, धर्म बदला है, तो कानून को भी जरूर बदलना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार कानून लागू होना चाहिए, चाहे वो यक्ता सिविल कोड हो, जिसको हम सामंत सिविल कोड कहते हैं। मैं उसका
जो हूँ वो पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। ठीक बात आपने कही। समय बदला है, आपने कहा चिराग तले अंधेरा होता है, अब नहीं होता, बिल्कुल ठीक है भाई। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, अब रॉड लगा दीजिए घर में, कहाँ कहीं नहीं अंधेरा होता है, उसके रॉड के पीछे भी उजाला होता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। फराज जी, मुकेश जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले रत्नाकर जी का कमेंट ले लेते हैं। रत्नाकर जी, आप कहना चाह रहे हैं, कुछ कहिए। जी जी, पूरा समय है आपके पास, आप बोलिए। योगेश जी, अभी आप कह रहे थे कि हम हर चीज का विरोध करते हैं। देखिए, नहीं, हमने नहीं कहा। अरे फिर आपने मेरी बात को सुनी नहीं रत्नाकर जी, आपने सुनी नहीं मेरी बात को। मैंने कहा विपक्ष, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, उसको 10 सेकंड दे दीजिए, सुनिए। हाँ, हमने कहा कि कोई अच्छा काम आता है तो उसका विपक्ष को समर्थन करना चाहिए, वो चाहे आप विपक्ष में हो चाहे बीजेपी विपक्ष में हो, इतना कहना है मेरा। अभी हाँ तो सुन ले, तो अभी विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि सरकार की उन सारी कमियों को, गलत नीतियों को उजागर करना, जनता के सामने लाना, जो जनता के हित में नहीं है, वो विपक्ष का काम है, कर्तव्य है, और वो विपक्ष अपना काम करती रहेगी। चाहे उसके लिए हमको कोई कितना भी कोसता रहे। कोई तो ये भी कहता है कि ये विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। देखिए, हम लोगों ने विरोध किया है, क्या हमें विरोध नहीं करना चाहिए? जिस तरह से जीएसटी का इन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया, वो गलत तरीके से और गलत तरीके पे हमने प्रश्न उठाया था, तो लोगों ने ये कहा जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। हमने जो जीएसटी लागू करने के तरीके पे विरोध किया था, हम करेंगे, क्योंकि कई फैक्ट्रियां जो है कई दिनों तक बंद रही जब जीएसटी लागू हुआ तो हम क्यों नहीं कहें, आवाज उठाएंगे आप गलत नीतियों का, आपकी नीतियों का। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? ये नीति लेकर आए, नोटबंदी से देश को उल्टा नुकसान ही हुआ। लोग महीनों तक लंबी लाइनों में लगे रहे, सैकड़ों लोगों ने जाने दे दी, कई लोगों के तो लड़कियों के, बेटियों के शादी विवाह भी कैंसिल हो गए। कई लोग तो अपने पैसे होते हुए भी अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाए। और जितना लिक्विड मनी, जितना पहले था उससे ज्यादा लिक्विड मनी अब आ गया है। तो ये नोटबंदी का विरोध किए तो हम गलत किए क्या? देश हित में खेल रहे थे ना हमको। ये तो कितना नुकसान हुआ भारत सरकार को नोटबंदी करा के। ये विरोध करना ये गलत है। ये हम विपक्षी पार्टी है, हम इसका जरूर विरोध करेंगे। चाहे कोई अपने परसेप्शन वो अपना क्रिएट करे कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या अनप्लान्ड लॉकडाउन का विरोध करना ये गलत था क्या? ये 4 घंटे के महज 4 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन करना, और जो जहाँ पे था, जहाँ पे अटका हुआ था, कहीं कोई रिश्तेदारी पे आ गया था, कहीं कोई इकट्ठा हुआ था, कोई पार्टी कर रहा था, सारे लोग जहाँ के वहीं तो महीनों अटके रहे, न खाने का प्रबंध, न पीने का प्रबंध, न पैसे का इंतजाम। तो ये अनप्लान्ड लॉकडाउन जो इन्होंने किया, वो देश में, पूरे विश्व में, भारत में ऐसा हुआ पहली बार। और देखिए, ये राहुल गांधी जी ने कोविड में इनके मिसमैनेजमेंट का हमेशा विरोध करते थे और चेताते आते थे कि आप ये चीजें कर लीजिए, क्योंकि दूसरी लहर जो पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक आने वाली है। तो ये राहुल गांधी या विपक्ष की बातों को तो ये संजीदगी से लेते नहीं है, उनकी बातों का उपहास उड़ाते हैं। तो आप विपक्ष की बातों को जब संजीदगी से लेना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश में 2 देश नहीं रह जाएगा। मैं पहले बोलता हूँ, आज एक वो देश है जहाँ पे अंडानी और अंबानी जैसे देश के नागरिक आप 5वां स्थान और 10वां स्थान विश्व के अमीरों में है। और एक देश वो है जहाँ पे 97% जनता जो है उसकी कोविड में आय घट गई है। आज 9 लोगों के पास देश की आबादी की जितनी संपत्ति है वो सिर्फ 50% संपत्ति 9 लोगों के पास है। तो ये गलत नीतियां, ये पूंजीवादी देश को बनाना, ये पूंजीपतियों के लिए काम करना, ये नीतियों के खिलाफ हम विरोध जरूर करेंगे। हम विरोध करेंगे, महंगाई का विरोध करेंगे। डीजल पेट्रोल जो बेतहाशा बढ़ रहा है, टैक्स 3 गुना 4 गुना आप वसूल रहे हैं। आप सबसे ज्यादा टैक्स हमारे यहाँ पे ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। रसोई गैस के कीमत जो है 3 गुना बढ़ा दी 2014 से लेके। तो इस चीज का विरोध नहीं करेंगे हम। हमारी माताएं बहनें आज परेशान है अपने घर के किचन का मैनेजमेंट करने में, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। हम विपक्षी पार्टी है, हम जरूर विरोध करेंगे। हम उन सारी चीजों का विरोध करेंगे जो इनकी गलत नीतियों का नतीजा है। अरे हमने विरोध किया तो क्या गलत किया? लखीमपुर खीरी में जब किसानों को इनके ही मंत्री के बेटे ने अपने जीत के पहिए के चलो रौंद दिया, तो हमने क्या गलत किया? हमने क्या, हमने बिल्कुल नहीं। रत्नाकर जी, प्रशासन के द्वारा उसका विरोध किया तो क्या हमने गलत किया? क्या हमने उन्नाव में बीजेपी विधायक का जो रत्नाकर जी, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। हमने विरोध किया तो गलत किया? हम तो कह रहे हैं कि आज आपके जो नेता वातानुकूलित कमरों पर बैठे हैं, काश ये नेता जो है इस चिलचिलाती धूप में गांधी प्रतिमा पर बैठ जाते लखनऊ में, और 2 मिनट के लिए नहीं, सरकार को मजबूर कर देते
केवल गांधी प्रतिमा लखनऊ का मैंने उस उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि धूप, बाकी हर चौराहों पर बैठ जाते, राजस्थान में बैठ जाते, विरोध तो करें आप, राजस्थान में आप सरकार में हैं, आप तमाम सारी चीजें कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और अब तो आपको, और अभी तक आप कहा करते थे कि प्रधानमंत्री जी कुछ इस पर बोल नहीं रहे हैं, अरे अब तो पूरी चर्चा कर दी है उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में, प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अगर आप इतना सीरियस लेते हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बात कही है, तो अब आप जहां पर विपक्ष में है, जिन प्रदेशों में आप पक्ष में हैं, जहां पर आप सत्ता पर हैं, वहां से आप प्रदर्शन करना शुरू कर दीजिए। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया कब तक चलेगी? भारतीय जनता पार्टी करती थी, विरोध करती थी, आप देखते थे। हम तो कह रहे हैं कि आप विरोध करिए जनता के मुद्दों को लेकर के, हमने तो हमेशा कहा है। हम तो आपको जगाने का खुद काम कर रहे हैं कि भाई आप जब जागेंगे खुद, तो आप खुद मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, और विपक्ष भी, जो इस तरीके से सत्ता पक्ष में जो बैठा है वो भी जागेगा। हम तो हमेशा कहते हैं इस बात को लेकर के। मुकेश जी, बहुत सारे सवाल उठाए हैं रत्नाकर जी ने, जवाब है आपके पास? सवाल उठाने से कुछ नहीं होने वाला, जवाब सीधा है, जवाब तो जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया इनको, जनता ने जवाब सर्टिफिकेट दे रखा है कि अगर आपकी ये बातें सही होती तो जनता पुनः जनता नहीं बैठी। देखिए सही जवाब दीजिए मुकेश जी, आप अमृत का घूंट पी करके नहीं आए हैं, आप अमृत का घूंट पी करके नहीं आए हैं, सुन लीजिए जी। और ना कांग्रेस आई थी, अभी रत्नाकर जी ने कहा, उन्होंने सही कहा भाई, इतने दिनों तक 70 साल तक क्या हमारे देश की जनता बेवकूफ थी क्या? बेवकूफ समझ रहे हैं क्या आप? अब जनता जाग गई है, उसके पहले भी जनता जागरूक थी और जानती थी, समझती थी, पढ़ी लिखी थी। क्या नहीं किया हमारे देश की जनता ने, क्या नहीं किया हमारे पूर्वजों ने? हम कर पाएंगे क्या? आज जो आविष्कार हम आज कर रहे हैं, यहां पर नई टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं, उस समय अंतरिक्ष में क्या क्या हमारे पूर्वज बता दिया करते थे, क्या नहीं देख लेते थे? आप बता रहे हैं। कब तक ये रोना रोएंगे कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया? जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनता आपको घुटने भी टिका देगी। कांग्रेस को दिखा दिया है उसने करके, आप ये कह करके हमेशा बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप ये बात मत कहा करिए, हमेशा एक ही बात मत रिपीट करिए कि जनता ने हमें सत्ता पे शासन में बैठा दिया। सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल अमृत का घड़ा लेकर के नहीं आया है, ना अमृत का कोई घूंट पी करके आया है। अगर जनता के हित में आप काम करेंगे तो जनता आपको अपने सर पर बैठा रखेगी, और अगर जनता के लिए नुकसान आपने पहुंचाने की कोशिश की तो जनता हरगिज माफ नहीं करेगी। देखिए, जनता, बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जनता की एक एक सुख दुख की समस्याओं का ब्यौरा हमारी पार्टी के पास, हमारे नेताओं के पास है, और उन पर सरकार का पूरा ध्यान है। इसी ध्यान के तहत टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमारी सरकार पूर्णतया जनता के साथ में है, और उनके लिए जो भी कल्याणकारी नीतियां हैं उनको बनाने और उनको पूरा क्रियान्वयन कराने का पूरा प्रयासरत है। ठीक है, रहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, रहिए भी। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। फराज जी, आपका आखिरी कमेंट, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और हमारा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मुकेश जी आ गई आपकी बात, मुकेश जी आ गई आपकी बात, मुकेश जी की आवाज बंद करिए। फराज जी, आप बोलिए। से हमारा निवेदन है देखिए, ऐसा है कि जहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा, जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे यहाँ लाउड स्पीकर और अजान को लेकर के जो बात कही, और तमाम सारे लोगों से मिलकर के एक राय बनी, और जिला प्रशासन ने, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मेरी बात अजीब सी लगती है, लेकिन लगती है तो लगने दीजिए कि मैं योगी सरकार का और केंद्र में मोदी सरकार का
इतने बढ़िया तालमेल के साथ हम जो धार्मिक हमारी भावनाएं थी वो भी आहत नहीं हुई, और जो प्रदूषण फैल रहा था ध्वनि वो भी आसानी से काम निबट गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों ही सरकारों का आभार और धन्यवाद अदा करूंगा। एक निवेदन करूंगा कि हम मुसलमान सिर्फ शिक्षा से वंचित हैं। अगर हम आपके माध्यम से हमारी आवाज हमारी सरकारों तक पहुंचती है तो हमें कुछ दे ना दे हम मजदूरी कर लेंगे, बस हमें शिक्षा से वंचित मत करना। जब शिक्षा से हम शिक्षण हो जाएंगे तो एपीजे कलाम बनेंगे और इस देश की सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल फराज जी, सरकार भी ध्यान देगी और ये जो ठेकेदार बने बैठे हुए हैं इनको भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए अपना। चलिए, अब तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक देश एक कानून पर हम जनता से यही कहेंगे कि ये जो धर्म के चंद ठेकेदार हैं इनके बहकावे में कतई ना आए, वो खुद समझे और जाने कि एक देश एक कानून है क्या, और उसके बाद उस कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।